दोस्तों ये मिसलेनियस का टेस्ट 2 है और टेस्ट 1 में हमने 100 एमसीक्यूज पर चर्चा की थी। अब यहाँ भी 100 एमसीक्यूज आपके सामने हैं और इससे हम डिफरेंट टाइप के जो डाटा हैं और फैक्ट हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये सीरीज बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं के विद्यार्थी यहाँ लाभ ले सकते हैं। पेड कोर्सेज अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये पोस्टर आपकी सहायता करेगा और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है @study for civil services उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे शेयर की जाती है। देखिए ये चैनल का लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें आपको करेक्ट का चुनाव करना है, सही का चुनाव करना है। तो कहा जा रहा है कि भारत में कोयले की प्रचुरता है और बड़े पैमाने पर भारत कोयले के मामले में आत्मनिर्भर भी है। स्टील प्लांटों के द्वारा जो आवश्यक होने वाला बहुत कम राख वाला कोकिंग कोल होता है उसको छोड़कर केवल वही एक वेराइटी है जो कि यहाँ छोड़ी जा सकती है। इसके अलावा लिग्नाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, लोहा, चूना पत्थर आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चूना पत्थर मतलब क्या, लाइमस्टोन की बात की जा रही है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि भारत में काइनाइट, मैग्नेसाइट, सिलिमेनाइट, रॉक फास्फेट, इसके अलावा मैग्नीज ओर, इन सब की कमी है और कमी होगी तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी मांग को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि ओडिशा विद 51% कंट्रीब्यूशन वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट फॉलोड बाय गुजरात। मतलब सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ओडिशा है 51%, उसके बाद सेकंड जो है इसमें गुजरात है बॉक्साइट के मामले में, थर्ड जो है वो झारखंड है 12%, इसके बाद छत्तीसगढ़ है फोर्थ नंबर पे 11%, फिफ्थ जो है वो महाराष्ट्र है और उसके बाद 3% जो रिमेनिंग है वो प्रोडक्शन होता है एमपी और गोवा से। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, अब इसे आपको देखना है और इसमें से करेक्ट का चयन आपको करना है। देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए। तो इसमें जितने दिए हैं सब सही है, कोई भी गलत नहीं है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं, तीनों ही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि द प्रिंसिपल यूज ऑफ लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन है उसका प्रिंसिपल यूज कहाँ पर होता है, किस इंडस्ट्री में होता है, सीमेंट, एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते क्योंकि प्रिंसिपल यूज हमें बताना है। तो प्रिंसिपल यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, यानी सीमेंट उद्योग में सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसको देखिए, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लाइमस्टोन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन वर्ल्ड। ये देश कौन सा है, अब देश का नाम यहाँ नहीं दिया है, देश के नाम की जगह स्टेटमेंट है। तो देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। ये कुछ स्टेटमेंट है, देश का नाम आपको पहचानना पड़ेगा और उसके बाद आंसर देना होगा। देखकर बताइए, और नॉन का भी ऑप्शन है, यानी कोई भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्रूड स्टील का जो दूसरा सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वही इसका राइट आंसर होगा। आइए देशों के नाम देख लेते हैं। तो दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बताइए। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मैक्सिको है, टिन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है, क्रूड स्टील का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भारत है और भारत ही इसका सही आंसर होगा। वही जो है वो चूना पत्थर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, चूज करेक्ट, सही का चुनाव करिए। अब यहाँ मोटे मोटे बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कहा गया कि द कोल डिपॉजिट इन इंडिया प्राइमरली आर कॉन्सेंट्रेटेड इन गोंडवाना सेडिमेंट, मतलब जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से ये केंद्रित हैं, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और जगहों पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है उसमें मुख्य रूप से असम और सिक्किम में ये पाए जाते हैं। जो टर्शियरी कोल का डिपॉजिट है, उस प्रकार के जो डिपॉजिट हैं यानी भंडार हैं, वो तलछट, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाए जाते हैं। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय लिग्नाइट भंडार जो है वो दक्षिणी और पश्चिमी प्रायद्वीपीय ढाल, मतलब जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट है पेनिसुलर शील्ड का, वहाँ पे, और उसमें कहाँ, तो विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी में केरल और उसके अलावा गुजरात के जो हिस्से हैं वहाँ पे तृतीयक तलछट और राजस्थान, जम्मू कश्मीर यहाँ पर भी पाया जाता है, यानी एक बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। अब इन्हें देखकर आपको सही का चुनाव करना है। तो देख लीजिए इसमें से करेक्ट कौन सा है, विकल्प देख लीजिए, और इसमें तीनों ही सही होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3 इसमें तीनों ही सही है, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, चूज करेक्ट, सही का चुनाव इसमें भी करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, पहला वाला स्टेटमेंट, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल 5.6% वाज कोकिंग कोल, इतना जो था ये कोकिंग कोल का था, और रेस्ट जो 94.4% था वो नॉन कोकिंग कोल का इसमें प्रोडक्शन था। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल इन इंडिया बल्क क्वांटिटी, और बल्क क्वांटिटी कितनी, तो 96.4% वाज प्रोड्यूस इन झारखंड, ये जो है ये अकेले झारखंड से निकली, और उसके बाद वेस्ट बंगाल जो है ये 2.6% के साथ इसे फॉलो कर रहा है। इतना हमने देखा।
अब आपको बताना ये है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, या कोई एक सही हो सकता है। तो फिफ्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। इसमें दोनों ही सही है, दोनों ही जो डाटा दिया है वो परफेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एज पर लेटेस्ट डाटा। लेटेस्ट डाटा के आधार पे कोल का सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा राज्य है? एमपी है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, या वेस्ट बंगाल है? बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो एमपी हो जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एरिया लार्जर देन इंडिया, मतलब भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं। अब देश का नाम न देकर नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है। कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन वर्ल्ड पहला, इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन वर्ल्ड, माफ कीजिएगा सिल्वर इन वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर कहा गया कि डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, और जो चांदी है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे भारत से बड़ा है? देख लीजिए, ऊपर के सभी तो होगा नहीं, इसमें ऑल ऑफ एबव नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन जो है उस पर विचार करिए। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों सही होंगे। 7वां जो है इसमें ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। कैसे करेक्ट होंगे देखिए। दुनिया में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चाइना है, और दुनिया में हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो रशिया है, और दोनों ही क्षेत्रफल के आधार पे भारत से बड़े हैं, आप जानते हैं। मैक्सिको जो है ये भारत से बड़ा नहीं है, और वो दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैक्सिको इसका आंसर नहीं होगा। भारत से बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पे? रूस है, कनाडा है। क्रम से अगर देखिएगा तो पहले नंबर पे क्षेत्रफल वाइज इसमें रशिया है, उसके बाद कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत से बड़े हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो 8th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एमंग टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन वर्ल्ड एज वेल एज टॉप 3 कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व इन वर्ल्ड। ये दोनों के मामले में पूछ रहा है। टॉप 3 वाली जो कंट्रीज हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ नाम दिया है कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या ऑल ऑफ एबव। देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ एबव। जितने हैं वो सभी, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों ही। 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कोल बेड जो मीथेन है उसका जो हाईएस्ट रिसोर्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी झारखंड। इसमें से झारखंड आपका परफेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ कहा गया कि स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एमंग फॉलोइंग। यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो सबसे कम उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे लोवेस्ट, वो कौन है। तो आंध्र दिया है, तमिलनाडु दिया है, अरुणाचल दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यूपी। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे दिखाई देता है। इसके बाद 11 वाला देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस इन इंडिया। कौन सा जो राज्य है वो भारत में कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी योगदान देता है, दोनों एक साथ प्रोडक्शन करता है। तो इसमें नाम दिया है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, मतलब अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए प्रोडक्शन के मामले में तो कोई भी इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। ये प्रश्न सही नहीं है। वैसे आप असम को इसमें गिन सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें कहा गया कि लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एमंग फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, स्टील का प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश, जापान, रशिया और फ्रांस, देशों के नाम दिए हैं। कौन सा सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादक है बताइए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो जापान हो जाएगा, यानी इसका जो 12वें का करेक्ट आंसर है वो बी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है, नीचे ही है। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस इन इंडिया। इसमें से कौन सा भारत में उत्पादन किया जाता है। ये नहीं पूछा है कि कहाँ पे हाईएस्ट होता है या लोवेस्ट होता है, बस उत्पादन होना चाहिए। तो नीचे नाम दिया है यूरेनियम, एल्यूमिनियम और बेराइट का। इसके अलावा लिखा हुआ है ऑल ऑफ एबव, यानी सभी। तो देखिए इसमें सभी जो है उत्पादन यहीं से होता है, मतलब यहाँ पे होता है, लेकिन कम अधिक की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो यूरेनियम का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है और बेराइट का भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी वाला होगा, यानी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। इसमें यह पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से किसका है। कोल, सीमेंट, स्टील या ऑल ऑफ एबव। 14 जो है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे इंडिया जाना जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ राज्य की पहचान आपको करनी है, स्टेट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें जो हिंदी वाला लिखा हुआ है, हिंदी का जो इधर साइड में लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, उसमें बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं। इंग्लिश वाला देखिएगा, इसमें कहा गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंडुलोसाइड इन इंडिया, मतलब भारत के संदर्भ में ये एंडुलोसाइड का सबसे बड़ा उत्पादक है, राज्य की बात हो रही है। और उसके बाद कहा गया है कि इट इज़ 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, मतलब कोयले के उत्पादन में इसका स्थान 8वां है भारत में। और दिस स्टेट है 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पोटाश, मतलब जो चौथा सबसे बड़ा पोटाश का भंडार है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब ये राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। नीचे जो विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र है और केरल है, इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये जितने हैं उन पर ये डाटा फिट नहीं बैठता है। इसका एक्चुअल आंसर यूपी होगा, और उसमें भी प्रोडक्शन की बात यहाँ कह दिया है, तो रिजर्व की बात अगर करें तब ये सही माना जाएगा। मतलब नंबर 1 पे यूपी है एंडुलोसाइड के रिजर्व के मामले में। एंडुलोसाइड ये जो यहाँ पे यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, Al2SiO5, ये इसका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसमें एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। ये जो है ये क्रिस्टल के तौर पे पाया जाता है। हाई टेम्परेचर जो सिरेमिक्स हैं उनके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक जेम स्टोन के तौर पे यूज़ किया जाता है, रत्न के तौर पे। फर्नेसेस भी यूज़ होता है, मतलब इसके अंदर जो हाई टेम्परेचर है उसको झेलने की क्षमता होती है। तो एंडुलोसाइड का जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो यूपी में है, नंबर 1 पे यूपी है। तो ये जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश होगा, जिसपे कि तीनों ही डाटा सही बैठता है और इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ये प्रश्न गलत है, लेकिन जो डाटा है वो आपके काम का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, आयरन ओर एंड सल्फर, इनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। देख लीजिए और बताइए। तो इसका हो जाएगा ओडिशा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, 16वें का बी। आगे देखते हैं। सोना, मक्का, शिमला मिर्च और इसके अलावा अरहर, हरी मिर्च, ज्वार, इन सब का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे आपको बताना है। राज्य का नाम पूछ रहा है और नीचे दिया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, टी का सबसे बड़ा उत्पादक और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या नॉन, इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, और ये राज्य है आपका कर्नाटक। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आपका असम हो जाएगा, और गन्ने का आप जानते ही हैं यूपी है, शुगर केन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए वाला होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट लिटरेट, कौन सा इसमें सबसे अधिक साक्षर राज्य है? तो वैसे तो साक्षरता के मामले में केरल आगे रहता है, लेकिन यहाँ केरल विकल्प में है ही नहीं है। यहाँ पर और राज्यों के नाम दिए हैं, तो उसमें तुलनात्मक रूप से कौन ज़्यादा लिटरेट है ये आपको बताना है। पहला जो इसमें दिया है, कहा गया कि भारत में नमक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक। राज्य कौन सा है ये आपको पहचानना है और विकल्प का चुनाव करना है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉमन साल्ट इन इंडिया। और ये राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ये जो राज्य है ये गुजरात है। बी वाला जो राज्य है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, एमपी हो जाएगा। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो राजस्थान हो जाएगा, और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो ओडिशा हो जाएगा। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि देयर आर टोटल 23 रिफाइनरीज इन द कंट्री। सेकेंड जो है इसमें कहा जा रहा है कि 18 ऑफ दीज आर पब्लिक सेक्टर, 2 आर इन ज्वाइंट सेक्टर एंड 3 आर इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब 2 जो है वो ज्वाइंट सेक्टर की हैं और 3 जो है प्राइवेट की हैं, और बाकी जो 18 हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला इसमें कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है पब्लिक सेक्टर, उसकी सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है यानी रिफाइनरी है वो पानीपत हरियाणा में है। और फोर्थ वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री, ये लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी के तौर पे भारत में जानी जाती है। अब आपको बताना ये है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही है, जितने हैं सबके सब एकदम सही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ कहा गया कि 7 सितंबर 2020 को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा एक सर्वे जारी किया गया, और जो सर्वे जारी किया गया उसके हिसाब से यूपी में जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, साक्षरता दर। ये 2011 के सेंसस का डाटा नहीं है, ये लेटेस्ट डाटा है। 7 सितंबर 2020 एकदम लेटेस्ट वाला है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? 65%, 79%, 73% या 56%? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सी, यानी 73%। ये इसका रियल डाटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए।
इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा राज्य जो है वो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं जो कि यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ विकल्प में राज्य का नाम नहीं दिया है। यहाँ दिया है कि भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक, बाजरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, एप्पल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक। आप बताइए इसमें से राज्य कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। राज्यों के नाम देख लीजिए। तो पहला जो माफ कीजिएगा, सुपारी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कर्नाटक है। ए वाले का जो राज्य का नाम है वो कर्नाटक होगा। बी वाला जो है, जो कि हमने सही विकल्प के तौर पे चुना है, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान होगा। सेब के मामले में कौन आगे है आप जानते ही हैं, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट ये कौन है, केरल है। तो इसमें सही जो आंसर है वो राजस्थान होगा, यानी बाजरा वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टल स्टेट है, यानी तटीय राज्य है। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब यहाँ जितने राज्य दिए हैं उसमें एक से अधिक हो सकता है। विकल्प भी उसी आधार पर दिया हुआ है। तो कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ये दिया हुआ है। अब आपको देखना है और आंसर देना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 22वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें 1, 3 और 4 नंबर पे जो राज्य दिए हैं वही इसके कोस्टल स्टेट के तौर पे देखे जाएंगे, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। तो आइए देखते हैं ये राज्य कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। इसमें जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, और ये तटवर्ती है, आप जानते ही हैं। इसके बाद जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है, कर्नाटक है, ये भी आप जानते हैं। और मूंगफली का जो सबसे बड़ा यानी ग्राउंड नट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, गुजरात है। और ये तीनों ही तटवर्ती हैं। लेकिन मसालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है जिसे हमने छोड़ दिया है वो कौन है, एमपी है। और एमपी कहाँ से इसका तट कहाँ मिलेगा, मतलब ये समुद्र से छूता तो है नहीं। तो इसलिए इसका जो दूसरा वाला है वो नहीं होगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होंगे, यानी पहला वाला महाराष्ट्र, तीसरा वाला कर्नाटक और चौथा वाला गुजरात। और ये सब क्या है, ये कोस्टल स्टेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक। अब यहाँ राज्य का नाम देता तो बच्चों वाला खेल होता, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। यहाँ कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। इसके बाद कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। 23 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें एक से ज्यादा विकल्प सही है। ऐसा हालांकि परीक्षा में नहीं होगा कि एक से अधिक विकल्प सही हो, लेकिन यहाँ पर है तो कोई बात नहीं, आपको डाटा से मतलब है। यहाँ दोनों जो राज्य हैं वो एक ही है, मतलब जो नंबर ए पर दिया हुआ है ये वाला राज्य भी वही है जो कि सी वाला है। बताइए राज्य कौन कौन से हैं। देखिए ए वाला जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक, ये जो है ये कर्नाटक है, ठीक है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वेस्ट बंगाल है। मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक ये कर्नाटक है। और मांस का आप जानते हैं यूपी है। तो इसमें दोनों जो है वो कर्नाटक है और कर्नाटक ही इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। इसका ए या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ज्वार और मक्के वाला जो है वो राज्य एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक यानी तांबे का। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, खरबूजे का यानी जो मस्क मेलॉन होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक। इसके अलावा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा होगा जो कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। यही जो है ये तांबे का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। नाम देख लीजिए राज्यों के। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है, मतलब दूध का। तो ए वाला कौन सा होगा, ये यूपी हो जाएगा। मस्क मेलॉन के मामले में भी, यानी जो खरबूजा है उसके भी प्रोडक्शन में यूपी ही नंबर 1 पे है। और सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये कर्नाटक में होता है। तो सी वाला जो है ये कर्नाटक होगा। ये दोनों जो है ये यूपी है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है। और एमपी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि यह जो कंट्री है ये दुनिया में स्पंज आयरन और ड्राई की, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में 3rd नंबर पे है ये स्टील के उपभोक्ता के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे। तो बात किस देश की हो रही है ये हमें बताना है। अब यहाँ देश का नाम नहीं दिया है बल्कि स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, सीमेंट एंड गोल्ड इन वर्ल्ड, पहला। दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन वर्ल्ड और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन वर्ल्ड। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा डी,
दुनिया में दालों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वही स्पंज आयरन या ड्राई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, और चीन और यूएसए के बाद ये थर्ड पोजीशन पे है स्टील के कंज्यूमिंग के मामले में, मतलब उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। थर्ड, इसकी जो थर्ड पोजीशन है उसे हम देखते हैं। तो ये देश है भारत। यहाँ पर जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है? भारत है। वैसे बाकी देशों के नाम भी देख लीजिए। दुनिया में कोयले, सीमेंट और सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ आप देख रहे हैं, वो चीन है। और यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कजाकिस्तान है। चांदी का आपने पीछे देखा है, मैक्सिको है। और फोर्थ नंबर पे जो दालों का दिया है वो भारत होगा, और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। 26 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऑड का आपको चयन करना है, यानी जो सबसे विषम हो। नीचे दिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल फूड ग्रेन। इसमें से कौन सा होगा जो कि इनसे अलग है? बाकी तीन एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा सी वाला। टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? असम है, और असम इनसे अलग है। कैसे अलग है? तो देखिए, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और खाद्यान्न जो टोटल है, माने टोटल फूड ग्रेन है, उसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो यूपी होगा। लेकिन सी वाला जो है उसका आंसर असम होगा, वो डिफरेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 27 को देखिए, यहाँ पर किस राज्य में क्षेत्रफल के आधार पे, यानी एरिया वाइज जो सबसे बड़ा वेटलैंड है वो पाया जाता है? तो सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? यहाँ पे एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सुंदरवन वाला है। अब इसमें दिया है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, इसके बाद सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक। तो यहाँ पर आपने देखा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। अब इसमें से बताइए कि कौन सा होगा जहाँ पे एरिया वाइज सबसे बड़ा वेटलैंड पाया जाता है इनमें से। यहाँ पे ओवरऑल इंडिया का वेटलैंड का एरिया नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे जो विकल्प दिया है इसमें एरिया वाइज कौन बड़ा है। तो देखिए 27 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक। ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है वो यहाँ पे शामिल होगा। बाकी जो है उनके नाम जान लीजिए। जो ए वाला है दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर 27, वो एमपी हो जाएगा। सेकंड वाला जो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है वो वेस्ट बंगाल है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है, और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक आप जानते हैं राजस्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। कहा गया कि विश्व में लौह अयस्क और बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है वो कौन सा है? नीचे 4 विकल्प है। तो कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट आइलैंड एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये पहला। इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन एंड लेड इन द वर्ल्ड, और उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा देश होगा बताइए? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। देशों के नाम जान लीजिए। देखिए पहला वाला जो है, मतलब सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि केवल साउदर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आयोडीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चिली है, आप जानते हैं। उसके बाद टंगस्टन और लेड का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ये चीन है, और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, आप ये देख चुके हैं पीछे। तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पे, मतलब इसमें कौन सा राज्य इसमें सही विकल्प के तौर पे आएगा जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काजू नट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मटर का सबसे बड़ा उत्पादक, ये वाला। राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखिए कि महाराष्ट्र जो है वो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंगूर का भी सबसे बड़ा उत्पादक इस समय महाराष्ट्र ही है। मटर का आपने देख लिया, मटर का कौन है बताइए? मटर का यूपी होगा। और मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आंध्र होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो NH2 है यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो किन किन शहरों से होकर गुजरता है? यूपी के शहरों की बात हो रही है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी, या आला फेवम। तो ये तो सीधा साधा है क्वेश्चन नंबर 30, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, आप जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पोर्ट्स की जो प्रस्तावित नेशनल ग्रिड है, मतलब ये योजना है, इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? नीचे दिया हुआ है कि बंदरगाहों को रेलवे लाइनों के साथ जोड़ना, जो पोर्ट्स हैं उनको एयरफील्ड से लिंक करना, जो पोर्ट्स हैं उनको रेलवे और एयरफील्ड दोनों से लिंक करना, या जो मेजर पोर्ट है उनको माइनर पोर्ट से लिंक करना। इसमें से कौन सा पर्पज है नेशनल ग्रिड का? 31। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, छोटे बंदरगाहों को जो मुख्य बंदरगाह है उनके साथ अटैच करना, ये इसका मेन पर्पज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। यहाँ पर एक पोर्ट का नाम दिया हुआ है, नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ है, तो ये करंट अफेयर का मुद्दा है और इसमें शामिल है। कहा गया कि इस बंदरगाह का नाम अब बदलकर VO चिदम्बरनार बंदरगाह रख दिया गया है, यानी पोर्ट जो है इसका नाम चेंज किया गया है, और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका को ये सीधी साप्ताहिक जो कंटेनर सर्विस है वो देने वाला दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है और ये है तूतीकोरिन। यहाँ बंदरगाह का नाम आपको नहीं खोजना है, ये जो बंदरगाह है ये कौन सा है, तूतीकोरिन है। अब आपको बताना ये है कि ये किस राज्य में स्थित है। नीचे दिया है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक यानी क्लोव का प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक, इमली का सबसे बड़ा उत्पादक और टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक। इसमें से कौन सा होगा बताइए। यहाँ आप राज्यों के नाम नहीं बल्कि उनके स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का वो हो जाएगा ए, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्लोव, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तमिलनाडु है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इमली का सबसे बड़ा उत्पादक इस समय कर्नाटक है। और टमाटर सबसे ज्यादा कहाँ पैदा हो रहे हैं, तो आंध्र में पैदा हो रहे हैं। ये हमने देखा, लौंग वाला इसमें सही होगा यानी तमिलनाडु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इसमें महारत्न कंपनियों का पूछा है कि इसमें से कौन सी महारत्न है। नाम दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और नॉन ऑफ एबव। तो इसमें से जो कंपनियां आपको दिख रही हैं, कोई है महारत्न, देखकर क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कंपनी जो है वो महारत्न नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन आईआईपी। आईआईपी में जो 8 प्रमुख उद्योग हैं उनको यहाँ अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, जो वेटेज है उसके आधार पे। यहाँ दिया हुआ है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स। इसको आपको अवरोही क्रम में, यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा वाला पहले, उसके बाद जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे लास्ट में, इस क्रम में लगाना है। तो इसका सही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा वो होगा 1 2 3, ये पहले से ही अरेंज है, पहले रिफाइनरी, उसके बाद विद्युत और लास्ट में उर्वरक। ये हमने देखा, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका, रिफाइनरी का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद तक फर्टिलाइजर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद जो 35 है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो नवीनतम फॉर्चून लिस्ट जारी हुई है, मतलब एज पर लेटेस्ट फॉर्चून 500 ग्लोबल कंपनीज लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर फीचर्ड इन टॉप 200। टॉप 200 में स्थान जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें से किसने प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी या ऑल ऑफ एबव। इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी तीनों ही ने स्थान इसमें प्राप्त किया है, जो टॉप 200 की लिस्ट है उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, इसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट टीएफआर, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पे यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है वो पाई जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और चीन। 36 को देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का वो हो जाएगा ए। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ए वाला होगा। आगे चलते हैं, यूपी के संबंध में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आईएमआर है, यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है, वो कहाँ पे, माफ कीजिएगा, वो कितनी है, यहाँ पर जो दर है वो पूछा गया है। 44 है, 43 है, 42 है और 52 है, इसमें से कौन सा है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी 43। इसका जो राइट आंसर है वो 43 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है इसमें कौन कौन शामिल है। चीन, रूस, भारत या ऊपर के सभी, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। यहां आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। वैसे सिर्फ भारत इसमें अकेला नहीं है, ये जो इनिशिएटिव है मतलब कौन सा है, तो सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव। ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, ये चीन से कंपटीशन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसे शुरू किया है। तो भारत इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी विकल्प में दिखाई दे तो वो भी आपको चुनना है, लेकिन चीन और रूस इससे बाहर है। चीन से ही तो मुकाबला करने के लिए इसको खड़ा किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। यहाँ कहा गया कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन जनवरी 10, 2020 फॉर पीरियड ऑफ। अब यहाँ पे जो समय है वो आपको बताना है कि कब से कब तक के लिए। वित्तीय समावेशन की बात की जा रही है, तो 2020 से लेकर 25 तक, 2021 से लेकर 2026 तक, 2019 से लेकर 2024 तक या 2019 से लेकर 2025 तक, ये रेंज दी हुई है। कौन सी रेंज होगी बताइएगा। तो इसमें जो करेक्ट रेंज है 39 का वो हो जाएगा सी, यानी 2019 से लेकर 2024 तक। ये जो समय है इसके लिए ये जो राष्ट्रीय रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, इसको जारी किया गया है। ये हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए।
इसमें कहा गया है कि एक धरोहर को अपनाएं, यानी अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन से जो मंत्रालय या संगठन है वो शामिल हैं। नीचे संगठनों और मंत्रालयों के नाम दिए हुए हैं। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? देखिए, हेरिटेज का जब प्रश्न आता है तो उसमें तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म का पूरा स्कोप रहता है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय उसमें घुसेगा ही, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जब तक वो सर्वे नहीं करेगा तब तक उसका महत्व कहाँ से मालूम होगा। तो तीनों ही इसमें, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तीनों ही इसमें होंगे और ऑल ऑफ एबव इसका उत्तर होगा। तीनों ही इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसमें 2018 से लेकर 2019 का जो रेंज है, इसके दौरान भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो कौन है, ये आपको बताना है। यानी यहाँ पे लार्जेस्ट कंज्यूमर आपको खोजना है। इंडिया, चाइना, रशिया या नॉन। क्रूड ऑयल की बात हो रही है। तो 41 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसमें से कोई भी जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर के तौर पे नहीं दिखाई देता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। 41 को आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख रहे हैं इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेक्स है, उसका रिजर्व रिच इट्स हाईएस्ट इवर वैल्यू एट अराउंड, यहाँ पर जो डॉलर में मात्रा दी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। कितनी है? तो 542.013 बिलियन डॉलर। इस पर अपने उच्चतम मूल्य है उस पर वो कब पहुंच जाता है, ये आपको बताना है। मतलब ये विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये इतना अपने हाईएस्ट रेंज पर कब पहुंचता है? 4 सितंबर 2020 को, 5 सितंबर 2020 को, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को? डेट आपको बतानी है। तो 42 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर 2020। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। इसमें कहा गया है कि भारत के चालू खाता बैलेंस में वित्त वर्ष 2019-20 जो है उसकी चौथी तिमाही में 0.6 अरब डॉलर जो है जीडीपी का, ये करीब 0.1% है, इसका एक मार्जिनल अधिशेष दर्ज किया गया, यानी जो सरप्लस होता है वो दर्ज किया गया। तो ये क्या दर्शाता है, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नीचे दिया हुआ है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, बोथ ऑफ एबव, मे बी द केस, मतलब दोनों हो सकते हैं, या नॉन ऑफ एबव। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसमें आर्थिक मंदी को ये दर्शा रहा है। ये जो पूरा डाटा है इससे एक चीज़ पता लग रही है, और वो है स्लो डाउन यानी मंदी। इतना हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। इसमें कहा गया है सही कथन का चुनाव कीजिए। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अधिकतम योगदान सिंगापुर का था 14.67 बिलियन डॉलर का। ये दिया हुआ है। यहाँ उल्टा दे दिया है, जिधर हिंदी देना चाहिए उधर अंग्रेजी दे दिया है, कोई बात नहीं। इसके बाद कहा गया है कि हाउएवर दिस इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कितना इन्वेस्टमेंट था? तो 16.22 बिलियन डॉलर था, उसकी तुलना में ये कम है। अब बताइए कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी बोथ, दोनों ही इसमें करेक्ट हैं। जो दोनों स्टेटमेंट है उसमें से कोई गलत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। चूज द करेक्ट, मतलब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो कहा गया कि 10 जनवरी 2020 को जो ऊर्जा मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2019 को जारी किया। ये 2019 का है। और कहा गया कि यह सूचकांक जो है ये 97 जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं उसके आधार पे 36 स्टेट और जो यूटीज़ हैं जिसमें कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है। तो उसमें ऊर्जा दक्षता इसकी पहल प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चूँकि यूटीज़ और जो स्टेट है उनमें आंकड़े में परिवर्तन आया है तो उस आधार पर देखेंगे। इसके बाद फ्रंट रनर समूह में, यहाँ देख लीजिए थर्ड वाला, तो फ्रंट रनर समूह में किसी भी राज्य को स्थान नहीं मिला है, जबकि हरियाणा, केरल और कर्नाटक, ये 3 जो स्टेट हैं ये वर्ष 2019 के लिए अचीवर समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ये जिस समय का जारी किया गया है उस समय का डाटा दिया है। उसके बाद मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान ये एस्पिरेंट समूह में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, एकदम पुअर है। तो आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा करेक्ट है, देख लीजिए 45। और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तीनों ही सही हैं। इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है। आगे देखते हैं 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें करेक्ट है। 46 इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष जो था इकोनॉमिकल ईयर 2019-20 का, उसके दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? सेवा यानी सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकॉम या बिजनेस, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो सर्विस हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र, ये वाला। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 वाले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो 7वीं आर्थिक जनगणना को कर रही है, यानी जो 7वें नंबर का ये इकोनॉमिक सेंसस है, इसका 7वां संस्करण है, उसको कौन सा मिनिस्ट्री कर रहा है। यहाँ दिया हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये वाला, या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है, मतलब ये पेंशन से जुड़ी हुई या उसकी शिकायतों से जुड़ी हुई देखरेख का, निगरानी का काम करता है, तो ये वाला इसमें इन्वॉल्व है। कौन कर रहा है ये आपको बताना है। ये 7वीं आर्थिक जनगणना है। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यही जो है इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। असी है, कर्मनासा है, इसके अलावा टोन्स है और ऊपर की सभी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें कहा गया कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग है यानी जो इनलैंड वाटरवेज है उनके विकास के लिए जो अथॉरिटी है, और अथॉरिटी का नाम क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसे कि आप IWAI कहते हैं, इसे आप कहते हैं कि द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा मतलब इसकी स्थापना जो है वो 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। इसके बाद कहा गया है कि IWAI जहाजरानी मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके अधीन एक सांविधिक निकाय है, यानी ये एक सिचुएटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके बाद ये कहा गया कि इट अंडरटेक द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नेशनल वाटरवेज थ्रू अ ग्रांट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये स्टेटमेंट है। इसके बाद जो 4th वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि द अथॉरिटी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। रीजनल जो इसका रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो पटना में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, कोची में है, और जो सब ऑफिस है वो प्रयागराज में, फॉर्मली इलाहाबाद इसे हम जानते हैं। इसके अलावा वाराणसी, भागलपुर, रक्का और इसके अलावा कोल्लम में है। और कहा गया जो 5th वाला स्टेटमेंट है, लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, ये अधिनियम है, तो 111 जो वाटरवेज है हैव बीन डिक्लेयर एज नेशनल वाटरवेज सो फार। मतलब यहाँ पे जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उनमें कितनी तादाद है इनकी, घोषणा जो की गई है उसमें 111 घोषित हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है। 5 स्टेटमेंट आप लंबे लंबे देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है, यहाँ विकल्प भी देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का वो हो जाएगा सी। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें सभी सही हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तक जितने दिए हैं सब के सब करेक्ट। यहाँ प्रश्न आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जो सेंसस 2011 का था उसके आधार पे किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी आबादी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर को दर्शाती है। मतलब यहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ जो प्रश्न है वो हिंदी में कुछ और दिया है, वो अंग्रेजी में कुछ और दिया है, तो इंग्लिश वाला देखिएगा, हिंदी वाला कुछ सही नहीं मालूम होता। यहाँ पे जो ये वाला है इसको देखिए, इसमें कहा गया है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन अर्बन पॉपुलेशन। जो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है अर्बन पॉपुलेशन की, उसको कौन सी यूटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा माफ कीजिएगा चंडीगढ़ है, और इसके अलावा दमन दीव है और नागालैंड है, इसमें दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मिस्टेक है, वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है 50वें का वो डी हो जाएगा, नागालैंड। और आप जानते हैं दोस्तों कि नागालैंड कोई यूटी तो है नहीं, तो यहाँ पर यूटी के साथ साथ स्टेट भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर जो 1 दशक में सबसे कम यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कहाँ दर्ज किया गया है, तो आप जानते हैं कि ये नागालैंड में किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो नागालैंड होगा। इसमें सिर्फ यूटी नहीं होगा, उसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा। ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर एंड न्यूक्लियर पावर। ये किसके पास है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा। यहाँ विकल्प दिया है, बताइए। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, इसमें जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो पाया जाता है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, महोबा या नॉन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ये वाला।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। जो न्यूट्रिशन मिशन है यानी पोषण अभियान है, उसमें समग्र कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है? राज्य का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, राज्य के नाम की जगह पे कुछ स्टेटमेंट है। तो कहा गया कि सबसे बड़ा जो पपाया प्रोड्यूसर है यानी पपीते का उत्पादक है वो, या सबसे बड़ा कोकोनट का प्रोड्यूसर वो हो सकता है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक हो सकता है, या सबसे बड़ा जो गेहूं का प्रोड्यूसर है वो इसमें शामिल है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पपीते का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वही इसमें पोषण अभियान में नंबर 1 पे जो रैंक है उसको हासिल किया है। तो आइए देखते हैं ये राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है वही आपका करेक्ट आंसर है और वो है आंध्र प्रदेश। इसमें राज्यों के नाम आप देख रहे हैं, ये पपाया जो प्रोड्यूसर है ये आंध्र प्रदेश है। और इसके बाद जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है यानी कोकोनट का, वो कौन है? केरल है, आप जानते हैं। कॉफी का कर्नाटक है, और गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो यूपी है। ये हमने देखा। तो पपीते का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आंध्र है और वही इसमें नंबर 1 रैंक को हासिल किया है, इसे हमने देखा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। इसमें आपको गलत कथन का चुनाव करना है, सही नहीं चुनना है। तो कहा गया कि मई 2016 में जो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम है, उन्होंने एक शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और ये कमेटी फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है उसके संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया कि जो नेप 2020 है, इसके अनुसार वर्तमान में जो 10+2 शैक्षणिक मॉडल है उसके स्थान पे एक नया मॉडल जारी हुआ है जिसमें कि 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें शिक्षक को कक्षा 5 तक जो मातृभाषा है यानी मातृभाषा जो उसकी यहाँ पे उपस्थित होगी, या स्थानीय भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, उसमें पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। ये कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा राइट होगा। यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, जितने दिए हैं सब के सब यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो प्रश्न है ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ही है। यहाँ कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करिए। तो कहा गया कि 2030 का जो वर्ष था, 2030 के समय तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की जो योग्यता है वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री का होना अनिवार्य है। मतलब इतना अनिवार्य रहेगा तभी आप टीचिंग कर पाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा NEP 2020 जो है उसमें जो यहाँ पे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है उसके द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत ये ग्रेड 6 से होगी, जिसमें कि इंटर्नशिप भी शामिल होगी। इतने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इन्हें देखकर आपको सही का चुनाव करना है। नीचे विकल्प आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें जितने दिए हैं वो सभी सही हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है कि विच स्टेट टॉप्स स्टेट वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है या इंडेक्स है 2019 वाला, उसमें इसमें राज्यवार जो शीर्ष स्थान है वो किसने प्राप्त किया था? जो टॉप पोजीशन है स्टेट वाइज वो किसकी है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, यहाँ आप देख रहे हैं। तो 56 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 56 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो स्टेट वाइज रैंकिंग है उसमें हाईएस्ट पोजीशन आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। इसमें कहा गया कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 6 ईयर इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसकी जनसंख्या का परसेंट ये टोटल पॉपुलेशन के तौर पे भारत में कितना था, इसे बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर है एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया है, अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया हुआ है। तो उसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए वाला इसलिए होगा क्योंकि एग्जैक्ट जो डाटा है वो 13.59% है। जो एग्जैक्ट डाटा है वो कितना है? 13.59% है, और उसके नियर अबाउट है 14। तो इसलिए हम इसमें से जो सबसे नज़दीकी होगा उसको चुनेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है? केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार या यूपी। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। तो इसमें हो जाएगा इनमें से जो जनसंख्या घनत्व है उसमें यूपी में सबसे कम है इनकी तुलना में। आगे चलते हैं
ये 58 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। इसमें कहा गया कि लिंगानुपात किसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब जो सेक्स रेशियो है वो किसमें हाईएस्ट है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और मेघालय, किसमें होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि तमिलनाडु में सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब यहाँ पे जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है, किसमें है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार और मेघालय, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। यहाँ पर इनमें से मिजोरम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। कौन सा सबसे ज्यादा अर्बनाइज कंट्री है, इसमें से जो अर्बनाइजेशन है वो कहाँ पे सर्वाधिक है। भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, भूटान, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, ये यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी भूटान। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भूटान होगा। भूटान के बाद मालदीव को हम देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे। भारत में जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है, 34% है। तो इस आधार पे भारत इनमें पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। सर्वाधिक जो अर्बनाइज ब्रिक्स कंट्री है वो कौन सी है, इसमें से रूस है, भारत है, ब्राजील है या दक्षिण अफ्रीका है, कौन सा है बताइए। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज कंट्री है वो ब्राज़ील है। इनमें से अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के बाद तब रशिया में है, रशिया के बाद तब साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद तब चाइना है और सबसे पीछे इसमें भारत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे 63 को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR पूरी दुनिया में कहाँ पे सर्वाधिक है। चीन, पाकिस्तान, केन्या या कोई नहीं, इसमें से कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर आपको जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट बताना है। चाइना, पाकिस्तान, केन्या या नॉन, कौन सा होगा। तो इसमें डी वाला होगा, कोई भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये होगा नाइजर। और नाइजर का जो TFR है नाइजर का वो 6.9 है, इतना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। सही कथन का चुनाव करिए। यहाँ कहा गया है कि इंडिया हैज मिस्ड द 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज टारगेट, मतलब जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी उसमें जो लक्ष्य बनाया गया था 2017 वाला, उसको भारत पूरा नहीं कर पाया। उसमें लक्ष्य क्या था कि मातृ मृत्यु दर जो है यानी MMR उसको कम करना, और कितना तो 100 तक कम करना, लेकिन उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है यानी सेकंड वाला, उसमें कहा गया कि राजस्थान, यूपी और ओडिशा में जो MMR है उसमें सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। और अगर यहाँ पर IMR की बात की जाए यानी शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक कमी मिजोरम के द्वारा दर्ज की गई है। मतलब 15 के आंकड़े का 5 हो जाना यहाँ पे बड़ी कमी को दर्ज करता है, ये हमने देखा। अब आपको बताना यह है कि जो स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 64, तो इसमें तीनों ही सही है, तीनों ही जो डाटा है वो परफेक्ट है। इसका जो 1, 2 और 3 है तीनों करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट यील्ड ऑफ, यहाँ यील्ड और प्रोडक्शन में हल्का सा अंतर होता है, तो यील्ड ऑफ राइस एज पर लेटेस्ट डाटा। अब यहाँ पर पैदावार की बात की जा रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश। आपको ये बताना है कि किस राज्य में चावल की सर्वाधिक पैदावार होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें जो आंसर दिए हैं कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसमें से होगा करेक्ट आंसर अगर देखना चाहिए। प्रश्न जो है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब इसमें विकल्पों में समस्या है। इसका जो सही आंसर है वो पंजाब होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच चुनना है कि कौन सा सही मिला हुआ है। काजीरंगा के आगे लिखा हुआ है असम, वाल्मीकि के आगे लिखा हुआ है बिहार, उदंती सीता नदी के आगे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, और डी वाले में लिखा हुआ है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें जितने भी दिए हुए हैं सभी करेक्टली मैच है। आप जानते हैं ऑल ऑफ एबव वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा, तीनों ही सही मैच है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच है उसको आपको चुनना है। आंध्र प्रदेश कोल्लेरू लेक, असम दीपोर बिल, महाराष्ट्र नल सरोवर बर्ड सेंचुरी या ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर जब आप ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन चुनेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सब गलत है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ गलत का चुनाव करना था, तो महाराष्ट्र नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इसमें नहीं है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये गुजरात में। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात हो जाएगा। वैसे इसमें इनकरेक्ट चुनना था, तो सी वाला हमारा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। यहाँ अभी आपको गलत चुनना है। मिजोरम, ओडिशा, गुजरात ऐसे दिया हुआ है, तो मिजोरम का के आगे लिखा है दम्पा,
ओडिशा सिमलीपाल, गुजरात के आगे रणथंभौर। अब बताना ये है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऊपर के सभी अगर आप चुन लेंगे तो इसका मतलब है कि सब गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो गलत आंसर है वो कौन सा है, 68 का सी होगा। इसमें भी सी वाला ही गलत है, पिछले वाले में भी सी गलत था। गुजरात में रणथंभौर कहाँ से होगा, ये तो राजस्थान का होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर आपको सही का चुनाव करना है, करेक्ट मैच जो है उसको चुनना है। तो रामनाथ कोविंद ये 14 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे वेंकैया नायडू के बारे में कहा गया है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये 13वें नंबर के हैं। नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ये जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इसमें से कौन सा सही है, जो सही मिलान है वो आपको चुनना है। तो 69वां जो प्रश्न है 69, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ एबव, जितने हैं सब सही है। इसके बाद 70वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि कुल जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, जो सबसे हाईएस्ट इसमें प्रोडक्शन के मामले में है वो कौन सा है। आंध्र है, ओडिशा है, केरला है या यूपी है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ए, यानी आंध्र। यहाँ पर अगर कर्नाटक दिया होता तो कर्नाटक को हम चुनते, लेकिन कर्नाटक इसमें है नहीं, तो इसलिए आंध्र को हम चुनेंगे। वैसे कर्नाटक पहले नंबर पर है, उसके बाद तब आंध्र है, उसके बाद असम है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद मेघालय है, ऐसे क्रम चलेगा। तो अगर विकल्प में कर्नाटक मौजूद हो तो कर्नाटक को आप चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष पूछा है, हाईएस्ट पूछा है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कहा गया कि हाउ मेनी करोड़ रुपी विल बी इन्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। कितना इसमें इन्वेस्ट किया गया है ये आपको बताना है, मतलब ये अवसंरचना पे खर्च किया गया है। तो 103 लाख करोड़ रुपए, 203 लाख करोड़, 303 या 403, इसमें आपको बताना है। ये सब रुपए में है, डॉलर में नहीं है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि 103 लाख करोड़, इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। 72 में कहा गया है, इसमें एक स्टेटमेंट लंबा चौड़ा है। पहले वाले वाक्य में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2020-21 जो था उसमें अनुमानित जो राजकोषीय घाटा था, यानी जो फिजिकल डिफिक्ट था, वो जीडीपी का 3.5% था। इसके बाद बजट का जो अनुमान था 2020-21 का, उसमें अनुमानित जो राजस्व घाटा है, यानी जो रेवेन्यू डिफिक्ट है, वो जीडीपी का कितना है, 4.7% है। बजट अनुमान जो है 2020-21 का, उसमें प्रभावी और प्राथमिक अनुमानित राजस्व घाटा, मतलब प्राथमिक और प्रभावी यहाँ क्रम से दिया हुआ है। तो प्राथमिक और प्रभावी जो अनुमानित राजस्व घाटा है वो क्रमशः जीडीपी का 0.4% और 1.8 है, यानी प्राथमिक वाला कितना है, वो 0.4 है और जो प्रभावी है वो 1.8 है। इसके बाद जो 4th नंबर का स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय जो है वो 2,62,108 करोड़ रुपए लगभग प्रस्तावित है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सही का चुनाव नहीं करना है, जो इनकरेक्ट है उसका चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें हमें गलत का चुनाव करना था, तो 2 ओनली, दूसरा वाला इसमें गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज इन जून 2020, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल लोन टू इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट एट द एंड ऑफ मार्च 2020 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि जो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों का योगदान है वो क्रमशः कितना है, ये जून 2020 का जो जारी आंकड़ा है उसके हिसाब से, और जो जून 2020 में डाटा जारी हुआ है वो मार्च 2020 तक का जो रिकॉर्ड है उसको रखता है। फिलहाल यहाँ विकल्प जो है वो दिए हुए हैं $80 बिलियन से लेकर मतलब $80 बिलियन, इसके अलावा $77.2 बिलियन या $100 बिलियन और $227.2 बिलियन, $60 बिलियन या $27.2 बिलियन, मतलब दोनों साथ साथ। मतलब इसमें एक बहुपक्षीय है और दूसरा द्विपक्षीय है, तो दोनों को साथ में इसमें दिया हुआ है। इसके बाद $120 बिलियन और $107 बिलियन, तो इसमें से विकल्प कौन सा होगा, देख लीजिए ध्यान से और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी $60 बिलियन और $27.2 बिलियन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज टारगेटेड टू बी 108 मिलियन टन बाय द ईयर 2025, मतलब 2025 तक जो लक्ष्य है दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का उसको बढ़ाना है, और कितना करना है, तो 108 मिलियन टन। इसके बाद 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की जो सबसे बड़ी आबादी है वो पाई जाएगी। 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे करके 3 डाटा दिया हुआ है, इसमें से आपको जो सही है उसका चुनाव करना है। 3 अलग अलग क्षेत्रों के डाटा है।
74 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं सभी सही हैं, करेक्ट का चयन करना था, तो ऑल ऑफ एबव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। यहाँ पर आपको सही चुनना है। तो कहा गया कि इन द बजट 2021 यानी 2020-21 वाला जो है 5 आइटम्स रिफर टू फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, वेल्थ, इसके अलावा प्रोड्यूस, हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन एज स्टेट ज्वेलरी। मतलब यहाँ पर कहा गया कि जो 5 वस्तुएं हैं, बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली, सुरक्षा, इनको राज्य के आभूषण के रूप में यहाँ पे पेश किया गया है। मतलब ये राज्य के गहने हैं। इसके बाद बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय का जो तत्वाधान है उसमें राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये एक कथन है। बजट में कौन कौन सी घोषणा हुई है या क्या प्रावधान किया गया है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। इसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, मतलब ये लेटेस्ट है, तो इसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में 6% थी। अब आपको ये बताना है कि जो 75वां प्रश्न है इसमें सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा यानी बी वाला हो जाएगा। केवल 1 और 2, इसमें पहला सही है और दूसरा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। 15वां जो वित्त आयोग था उसमें उसके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, इसमें से आपको सही का चुनाव करना है। तो कहा गया कि 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 27 नवंबर 2017 को किया गया था। मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एन.के. सिंह थे, और 27 नवंबर 2017 को ये गठित होता है। इसके बाद स्टेट अकाउंट फॉर 41% ऑफ फेडरल टैक्सेस इन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। मतलब ये जो 15वें नंबर का वित्त आयोग है इसकी सिफारिश में संघीय कर जो थे उसमें राज्यों का हिस्सा 41%। इसके बाद जो 1 फरवरी 2020 का इसमें डेट दिया है उसमें संसद में प्रस्तुत ये जो 15वां वित्त आयोग था इसकी पहली रिपोर्ट, मतलब ये पहली रिपोर्ट पेश करता है। उसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसाएं की गई। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। सभी सही हैं, जितने इसमें दिए हैं उपर्युक्त सभी करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुपात ये जो है ये 10.77% अनुमानित है, मतलब इतना एस्टिमेट लगाया गया है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया कि जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है और इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है वो क्रमशः यहाँ पे 5.9 और 4.9% है रेस्पेक्टिवली। यानी डायरेक्ट वाला कितना है 5.9 है और जो इनडायरेक्ट है वो 4.9 है। ये यूनियन बजट जो 2020 और 21 वाला है, मतलब ये वाला जो लेटेस्ट है इसकी बात हो रही है। इसके बाद कहा गया कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस पर किया गया है और कितना, तो 75,000 करोड़ रुपए। अब आपको बताना यह है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, 77। तो इसका हो जाएगा सी, यानी सभी सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। इसमें कहा गया कि जो बैंक है उसमें प्रत्येक जमाकर्ता के लिए राशि का बीमा दायरा जो कि वर्तमान में 1 लाख रुपए का था उसे बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना किया गया है ये आपको बताना है। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, इसमें से कौन सा होगा। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, सी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 285 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन वर प्रोड्यूस इन ईयर 2018-19 ये है। इसके बाद कहा गया, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है 2019-20 वाला। तो 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता यानी जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है वो 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। इसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें कहा गया कि वैश्विक स्तर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए 6% की हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का सेकंड पोजीशन है। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, 79। तो इसका हो जाएगा सभी, यानी जितने दिए हैं सभी इसमें परफेक्ट हैं, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। जुलाई 2020 में गूगल के द्वारा अपने 5 से 7 वर्ष के जो रेंज है उसमें भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश की बात की गई है। और उसके बाद कहा गया है सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कि केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब कितने आवंटन किया गया है इसमें, 12,300 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। तो आपको बताना यह है कि दोनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 आप देख रहे हैं, तो इसमें दोनों सही है, यानी बोथ 1 और 2, ये वाला भी परफेक्ट है और ये वाला भी सही है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। इसमें फिर से सही कथन का चुनाव आपको करना है। तो कहा गया है कि जुलाई 2020 में जो उद्योग मंडल था, यानी जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज है, फिक्की, हैज एस्टिमेटेड द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ एट 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया कि जो ब्रिकरेज फर्म सिटी ग्रुप है उसके द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए भारत में जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसमें 6% तक के संकुचन का यानी कॉन्ट्रैक्शन का अंदाजा लगाया गया है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। 81 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों ही इसमें सही है, ये दोनों इसमें परफेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2020 वाला लेटेस्ट, उसमें उसके संबंध में सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो देख लीजिए 82वें नंबर के प्रश्न को। इसमें यह कहा गया है कि इस सूचकांक का शीर्षक जटिल विश्व में शांति का मापन यानी मीजरिंग पीस इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ये है। हर बार जो सूचकांक जारी होते हैं या रिपोर्ट जारी होती है उसमें एक थीम वाक्य होता है या उसका शीर्षक होता है। तो यहाँ जो टाइटल है वो दिया हुआ है वो क्या है, मीजरिंग पीस इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट के हिसाब से न्यूजीलैंड जो है ये विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। थर्ड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अशांत देश जो है, लीस्ट पीसफुल कंट्री जो है वो अफगानिस्तान है पूरे वर्ल्ड में। अब बताइए इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, मतलब जो इससे संबंध रखता है। तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा सी, यानी पहला और तीसरा इसमें सही है, ये सही है और ये सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020, ये संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर, इसके हिसाब से रिपोर्ट का इतना लंबा नाम है, नाम रिपोर्ट का आप फिर से देख लीजिए, एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर, यानी जो इसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है उसकी बात की गई है। तो इसके हिसाब से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अंदाजा है। 83 को आप देखिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, यानी 4.8%, ये वाला, इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। तो 84 में कहा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ये जो है 2020 का, इसके संबंध में सही कथन का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कहा गया इस सूचकांक में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में पहली पोजीशन पे यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम है। थर्ड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि इस सूचकांक में लीबिया को सबसे लास्ट पोजीशन मिली है और कौन सी, तो 99वीं जो रैंक है वो प्राप्त हुई है। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें सभी सही है, इसका जो डी वाला है वो परफेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। वैसे यूएसए जो है वो इसमें सेकंड पोजीशन पे है, ऑस्ट्रेलिया की थर्ड पोजीशन है और फ्रांस जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। और फर्स्ट कौन है, फर्स्ट इसमें यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम। तो आप आराम से याद कर सकते हैं, यूके जो है फर्स्ट है, यूएसए जो है सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड है, फ्रांस फोर्थ है और अपना इंडिया जो है वो 34th नंबर पे है यानी 34वां। और लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला लीबिया है। ये इससे डाटा प्राप्त होता है और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। यहाँ कहा गया कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, ये जो डाटा है इसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है और जारी करने वाली संस्था का नाम भी महत्वपूर्ण होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जो है जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ये IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित वृद्धि दर है 2021 के लिए वो क्या है, यहाँ एस्टिमेट लगाया गया है, अंदाजा लगाया गया है। 4%, 4.5%, 5% या 6%, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद चलते हैं 86 पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। तो कहा गया कि पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स 26.4% आर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंपोर्ट फॉर द ईयर 2019-20 अप्रैल टू सितंबर, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया कि वर्ष 2019-20 का यही वाला जो रेंज है अप्रैल से सितंबर वाला, इसमें मूल्य के हिसाब से जो कीमत है उसके आधार पे निर्यात अंश जो है उसमें 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु जो है वो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, कोयला को इसमें लेकर इन्वॉल्व करके देखेंगे, वो इसमें शामिल है। तो बताइए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसका 86 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं,
87 को देखिए, इसमें विश्व बैंक का एक डाटा दिया है। कहा गया कि जनवरी 2020 में जो वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट जारी करता है और ये है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। इसके हिसाब से वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने % रहने का अनुमान है, अंदाजा लगाया गया है। रिस्पेक्टिवली यहाँ दिया हुआ है क्रम से, मतलब सबसे पहले 2019 का, उसी क्रम में 20, 21 और 22 का। तो कौन सा इसमें से सबसे सही विकल्प होगा, देख लीजिए। 87 का हो जाएगा ए, यानी 5%, 5.8%, 6.1% और 6.1%, ये इसका एस्टिमेट है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट, माफ कीजिएगा, चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पर गलत का चयन आपको करना है। अभी तक आपने करेक्ट चुना है, अब इनकरेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। कहा गया कि सत्या नडेला टॉप द लिस्ट ऑफ 20 बेस्ट सीईओ रिलीज बाय फॉर्च्यून मैगजीन। फॉर्च्यून पत्रिका जो है उसमें 20 जो सर्वश्रेष्ठ सीईओ हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है और इसमें सबसे पहले स्थान पर सत्या नडेला है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि जो नकली सामान है उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट जीरो नाम की पहल है उसको शुरू करने वाली कंपनी का नाम फ्लिपकार्ट है। अब इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा गया कि भारत का जो पहला कारपोरेट बॉन्ड है ETF वो भारत का बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब आप बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है, जो रॉन्ग है उसका चयन आपको करना है। तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी केवल दूसरा, यानी ये वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए। इसमें कहा गया ISFR का डाटा दिया है 2019 वाला। तो यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 वाली लेटेस्ट, इसके आधार पे सही कथन का चुनाव करना है। तो कहा गया कि कुल जो वनावरण है यानी जो टोटल फॉरेस्ट कवर है एज पर ISFR 2019 इज 80.73 मिलियन हेक्टेयर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। इसके बाद ISFR 2017 का जो डाटा है उससे अगर इसकी तुलना की जाए, 2-2 साल के अंतर पे ये जारी होती है, मतलब द्विवर्षीय रिपोर्ट है, आप जानते ही हैं। तो 2017 के डाटा से अगर कंपेयर करते हैं तो 3,976 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है यानी जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ग्रोथ रेट कितना है, ये 0.56% है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि ISFR 2019 के अकॉर्डिंग देश का जो पहाड़ी जिला है, मतलब देश के जो पहाड़ी जिले हैं उनमें जो टोटल वनावरण है वो 2,84,006 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, इतना दिया हुआ है, ये डाटा है। और इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो जनजातीय जिले हैं उनमें कुल वनावरण ये है आपका 4,22,351 वर्ग किलोमीटर। अब बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ISFR 2019 को अगर आपने ठीक से पढ़ रखा होगा तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, और इसका जो सही विकल्प होगा इसमें से कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी इसमें चारों ही जो स्टेटमेंट है वो एकदम परफेक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4 इसमें सभी सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। तो पूछा क्या है पहले देखते हैं। ISFR 2019 के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज 3 जो सबसे ज्यादा वनावरण वाले राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मतलब क्रम से सबसे ज्यादा कहाँ पे है, MP में है, एरिया वाइज, परसेंट के हिसाब से नहीं। इसके बाद ISFR 2019 के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशतता वाले जो राज्य हैं, मतलब परसेंट वाइज, तो उसमें मिजोरम पहले नंबर पे है, अरुणाचल दूसरे नंबर पे है और मेघालय जो है वो थर्ड है। और उसके अलावा कहा गया कि ISFR जो है 2019 का डाटा, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल जो वनावरण है वो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल अगर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका देखा जाए तो 6.15% है। अब बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है। 90 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का वो हो जाएगा डी, यानी सभी, ऑल ऑफ एबव इसमें परफेक्ट है। देखिए परसेंट वाइज जो है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न इसमें स्टेट हैं वो हाईएस्ट है, मतलब लीड कर रही हैं। लेकिन अगर एरिया वाइज देखें तो MP इसमें सबसे हाईएस्ट है। वैसे अगर ग्रोथ देखी जाए 2017 और 19 का डाटा कंपेयर किया जाए तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे वनावरण में बहुत तेजी से कमी देखी गई है, और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उन्होंने बहुत तेजी से वृद्धि दर्ज की है। तो यहाँ दोनों का जो फर्क है वो भी हमें देखना है। फिलहाल इसका जो डी है वो करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि इनकरेक्ट चुनिए। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो मनरेगा है उसके लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, ये है।
जुलाई 2020 में कृषि पण्य यानी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उसमें विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला पहला जो एक्सचेंज है वो BSE है। ये जुलाई 2020 की बात है। थर्ड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। तो 91 नंबर के इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। जो रॉन्ग है उसका चयन आपको करना है। तो 91 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत आपका बी वाला है। बी मतलब दूसरा, ये वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। इसमें 92 नंबर के क्वेश्चन में फिर से आपसे गलत पूछा है। कहा गया कि आवर्ती भुगतान यानी जो रिकरिंग पेमेंट होता है उसमें उसके लिए UPI ऑटो पे सुविधा ये NPCI के द्वारा शुरू की गई है। ये पहला स्टेटमेंट है। फोर्ब्स के द्वारा जो विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीट की सूची जारी होती है 2020 में वो जारी हुई है और इसमें जो हाईएस्ट रैंक है या सबसे ऊंचा स्थान है वो रोजर फेडरर को प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि जो स्वचालित मार्ग है यानी ऑटोमेटिक रूट है उसके अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में FDI की जो सीमा है उसको 49% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला लिया गया है। अब बताइए कि 92 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत कौन सा है। जो सही ना हो उसका चुनाव आपको करना है। तो इसमें से कोई भी जो है वो ये आप चुनेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी जो है वो गलत नहीं है। इसका मतलब ये है डी वाले को चुनने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इसमें गलत नहीं है, सभी सही है, जितने दिए हैं सब परफेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। तो इसका जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट यहाँ भी है 30 मार्च 2020 को ADB ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में, मतलब जो ढांचागत क्षेत्र है उसमें निवेश की घोषणा की है और निवेश कितना है, $100 मिलियन का है। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि अरबपतियों की जो 34वीं वार्षिक सूची है 2020 की उसमें सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। थर्ड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि फोर्ब्स के द्वारा जो भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी होती है 100 सबसे अमीर आदमी, उसमें सबसे पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ गलत नहीं चुनना है, यहाँ सही चुनना है। तो इसका हो जाएगा डी, यानी सभी सही है, जितने दिए हैं सब परफेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ एबव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। सतत विकास रिपोर्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 की, उसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो सही कथन है वो कौन सा है। 94, 30 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, मतलब इस बार जारी की गई है। उसकी डेट जो है वो 30 जून 2020 की है। इसके बाद कहा गया कि जो वर्ष 2020 है उसमें इस रिपोर्ट का विषय था सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। चूँकि कोविड-19 इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे बड़ा चुनौती और खतरा के तौर पे उभरा है, तो इसको इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है वो स्वीडन को प्राप्त हुई है। अब आपको बताना ये है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके संबंध में इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख लीजिए, 94 का हो जाएगा डी, यानी जितने दिए हैं सब परफेक्ट हैं, सब के सब सही हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी वाला होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए। इसमें पूछा है कि 30 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसमें टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है। मतलब यहाँ आपको परसेंट बताना है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.85% हो जाएगा, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देख लीजिए 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी MSME जो मंत्रालय है उसने अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ देने के लिए ग्रामोदय विकास योजना का प्रारंभ किया है। ये पहला स्टेटमेंट है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि रमेश पोखरियाल निशंक रिलीज इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 प्रिपेयर्ड बाय डिजिटल एजुकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये एक डाटा है। इसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें कहा गया कि हाल ही में जो 3 राज्य पूंजी बिल और CRDA रिपील बिल्स हैं 2020 के, उनको आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, और राज्यपाल का नाम यहाँ पे है बिस्वा भूषण हरिचंदन, अच्छा नाम है तो याद हो जाएगा, इन्होंने मंजूरी दी है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। 96 को आप देख रहे हैं, तो 96 का हो जाएगा डी, यानी सभी सही है, इसमें जितने हैं सब के सब एकदम परफेक्ट हैं। देखिए, जो MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने खादी ग्रामोद्योग आयोग जो था KVIC, उसके द्वारा प्रस्तावित जो खादी अगरबत्ती निर्माण मिशन है उसको मंजूरी दी थी। मतलब ये नाम क्या था इसका, तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, हाथ से अगरबत्तियों को बनाने का यहाँ पे काम होता था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के हिसाब से वर्ष 2020 में वैश्विक जो प्रजनन दर है वो 2.4 प्रति महिला है। यहाँ पे पर वुमेन दिया हुआ है, तो जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला दर्ज की गई है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो है ये आप देख रहे हैं, और इसमें 2019 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पहला स्थान मुकेश अंबानी का है। मतलब प्रथम जो भारतीय उद्योगपति है वो कौन है? मुकेश अंबानी है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? 97। और इसका हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ एबव। इसमें से जितने हैं सब परफेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत का चुनाव करिए, इनकरेक्ट आपको चुनना है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, इसके हिसाब से जुलाई 2020 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 8,795 मिलियन हो गई है। ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इसके बाद कहा गया सेकंड वाले स्टेटमेंट में कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? कि अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के खिलाफ। इसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के हिसाब से वर्ष 2015 से लेकर 20 के बीच में जो वैश्विक आबादी है, ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसमें 1.1% की औसत जो एनुअल ग्रोथ है उसको दर्ज किया गया है। अब बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? 98। तो 98 का जो आंकड़ा है उसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब इसमें ए को हम लोग चुनेंगे, यानी केवल जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। और पहला वाला वाक्य गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो आंकड़ा दिया है 8,795 वो उतना नहीं होगा। ये विश्व जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो 7,795 होगा। यहाँ 8 देकर गलत कर दिया है। ये कितना होगा? 7,795 होगा। जो राइट होगा वो ये डाटा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए। 99 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक हैज रिड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्क वेट फॉर बैंक इन केस ऑफ कंज्यूमर लोन्स फ्रॉम 125% टू व्हाट परसेंट? मतलब 125% से घटाकर इसको कितने परसेंट किया गया है ये आपको बताना है। 75, 100, 110 या 50%? देख कर बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, यानी 100%। 125 से घटाकर इसको कितने पर लाए हैं? इसको ले आए हैं 100%। इसके बाद चलते हैं शतक बनाने की ओर, यानी 100वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। पूछा ये गया है कि कौन सा सही है बताइए। देखिए, SRS जो बुलेटिन है 2020 का, उसके हिसाब से वर्ष 2018 में जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है वो यहाँ पे प्रति हजार में अगर देखा जाए तो उसमें 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो नागालैंड 4, मिजोरम 5, गोवा, सिक्किम और केरल 7। ऐसा इनका डाटा है। इसके बाद कहा गया कि SRS बुलेटिन 2020 के हिसाब से वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले जो 3 राज्य या यूटीज हैं उसमें बिहार 26.2, उत्तर प्रदेश 25.6, मतलब बिहार पहले है, उसके बाद यूपी है, और उसके बाद एमपी जो है वो 24.6। इस प्रकार से है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि SRS जो बुलेटिन है 2020 का, उसके हिसाब से वर्ष 2018 में शीर्ष जो मृत्यु दर है प्रति हजार में, 1000 के आंकड़े में, उसमें 5 राज्य या जो यूटीज हैं शीर्ष, वो कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ 8 या 8.0 आप कह सकते हैं, ओडिशा 7.3, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश और केरल ये 6.9 है। ऐसे दिया हुआ है। ये डाटा आप देख रहे हैं और इसके आधार पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 विकल्प आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव इसका सही है। जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2 और 3 सभी परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ तक 100 क्वेश्चन का ये पूरा जो संग्रह था ये खत्म होता है, और इसके साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज है ये समाप्त होती है। नमस्कार।